them very hard last week. I think they're fine. I think we're going to, it's denuclearization of Iran. It's very simple. And Iran cannot have a nuclear weapon. वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। ईरान में आला क़यादत से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त रहबर आला की आखिरी जो रसूमात हैं उनके मौके पर दुनिया भर की नज़रें जो हैं ईरान पर जमी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, CDF सैयद आसिम मुनीर भी आला सतही वफ़द के हमरा ईरान पहुँच चुके हैं और इन्हीं आखिरी रसूमात में जो है वो शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान के ख़ात्मुल अनबिया ब्रिगेड की जानिब से सख्त इंतबाह जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि अगर रहबर आला के जनाजे के दौरान इजराइल या अमरीका की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई की गई तो ईरान उसका निहायत सख्त जवाब देगा। उधर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की तकरीबन तमाम शराइत तस्लीम कर ली हैं। ताहम इस दावे पर ईरानी हुकाम की जानिब से बाकायदा रद्द अमल का इंतज़ार है। और एक अहम सिफारती पेशरफ्त ये भी है कि एक गैर मुल्की जरीदे ने दावा किया है कि मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरेबिया की क़यादत में एक नया इलाकाई इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की मुमकिन शमूलियत का भी जिक्र किया गया है। ताहम इस हवाले से मुतलका ममालिक की जानिब से अभी तक कोई बाकायदा तस्दीक सामने नहीं आई। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। हामिद अल मशरिकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब भी हमारे साथ होंगे और कुछ ही देर में हमें जनरल रिटायर्ड जाहिद हुसैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ हामिद साहब से करती हूँ। हामिद साहब, अगर हम पीछे ज़रा जाएँ, 28 फरवरी का अटैक होता है। हिकमत अमली अमरीका की ये होती है कि एक रिजिड रजीम है जिसका हम खात्मा करेंगे, सोसाइटी में हम डिवाइड क्रिएट करेंगे, उस डिवाइड का हम फ़ायदा उठाएंगे और वहाँ हम रजीम चेंज करेंगे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। इस वक्त अगर हम बात करें, कल से 6 सिटी मल्टी जो है वो फ्यूनरल प्रोसेशंस जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। 2 करोड़ लोग जो हैं वो वहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन है इसमें जो है वो हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दुनिया भर से जो हैं वो लोग जा रहे हैं। मंजर कशी अगर आज करें तो मंजर आज जो हम मंजर देख रहे हैं वो अमेरिका की तवक्कुआत से किस हद तक जो है वो बरक्स है। मतलब जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे तो बिल्कुल ही 180 डिग्रीज का जो है वो एक हमें जो मंजर है बदला हुआ नज़र आता है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उनकी कि वो डिवाइड क्रिएट करेंगे, टुडे द सोसाइटी लुक्स एक्सट्रीमली यूनाइटेड डिस्पाइट उनके अपने जो भी इश्यूज हों। लेकिन एक अगर हम देखें अमेरिका के हवाले से तो एक यूनाइटेड फ्रंट नज़र आता है। वुड यू एग्री? डेफिनेटली डॉक्टर मारिया, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पूरी ईरान के साथ जो जंग है ये इसराइल की तरफ से एक ऐसी दलदल में अमेरिका को घसीटा गया जिसके अंदर बेस्ड ऑन एवरी पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड फैब्रिकेटेड फैक्ट्स इन्होंने एक झूठा बयानिया प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन इंतजामिया के आगे रखा कि शायद ईरान के अंदर जो है वो कोई बहुत बड़ी कोई बगावत खड़ी है, ईरान के अंदर की जनाब हम जरा सा हमला करेंगे और सब कुछ जो है वो इनके हाथ में आ जाएगा, अहमद रजा पहलवी को बिठा देंगे। देखिए, कौमें जो होती है ना, ईरान की 5000 साल की तारीख है। दुनिया की मौजूदा कुर्रा अर्ज के 200 से जायद ममालिक में सबसे कदीम आबाद जो मुल्क है वो फारस और ईरान है। बाकी सबके मैप्स हैज बीन रिलेटिवली चेंज बट नॉट ईरान। देखिए, बात यह है कि उन्होंने अपना अकट का मुजाहिरा किया और कौमें इकट्ठी होती हैं जब उन पर कोई ताले आजमा आते हैं, जब उन पर जंगें मुसल्लत की जाती हैं। और फिर मुसलमान और फिर सच्ची बताऊं तो मतलब एक इतनी बड़ी कौम जिन्होंने 40 साल पाबंदियों में कहीं हथियार नहीं डाले थे और उन्होंने जिस अंदाज में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रेजिस्ट किया वो पूरी दुनिया की आंखें खोल देने के लिए काफी था। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका मुकम्मल फेलियर था जिसका सबूत ये कि जंग के शुरू होने के बाद 4 अप्रैल को ही जेडी वैंस और नेतन्याहू के अंदर तलख कलामी होती है जिसमें वो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि आपने हमें मिसगाइड किया, आपने
सारा कुछ हमें गलत रिपोर्ट्स की, ये वही मिस गाइड है जो इराक के ऊपर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के वक्त सारा कुछ झूठा बयानिया गढ़ा गया। तो इस बार तो अमेरिका ना अक़वाम मुत्तहिदा में गया, ना नेटो साथ था, ना यूरोपीय यूनियन साथ थी, ना अमेरिकन कांग्रेस से मंजूरी ली गई, ना अमेरिकन सेनेट में रखा गया। नेतन्याहू ने फोर्स किया, एप्स्टीन फाइल्स का एक ट्रैप था और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जंग में चले गए। ओवरऑल आज जहां पर ईरान खड़ा है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक, मैं समझता हूँ एक नई डॉक्ट्राइन सेटल हो रही है। और वो ये नई डॉक्ट्राइन क्या है, जो भी आपने प्रोग्राम में बात की शुरू में, कि ये जो 12 मुमालिक मिलके एक पूरे खित्ते के अंदर एक नई डायमेंशंस बनती नजर आ रही हैं। पोस्ट वॉर इरा विल बी एंटायरली डिफरेंट नाउ। अब जंग खत्म होके अब जो एक नया दौर शुरू हो रहा है, उसके अंदर अमेरिका को खित्ते से निकालने की बात हो रही है, उसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को खत्म करने की बात हो रही है। अरब मुमालिक और बाकी लोकल पावर्स और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, और दोनों सूरतों में पाकिस्तान का बड़ा की किरदार है। और तीसरी बात यह कि जहां सऊदी अरब और ईरान का एक हवा खड़ा करके, या अरब ईरान जंग का हवा खड़ा करके अमेरिका ने पिछले 30 साल से अरबों खरबों डॉलर बटोरे, अब वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब इसराइल इज द ओनली कॉमन एनिमी बेस्ड ऑन ग्रेटर इसराइल आइडियोलॉजी, और उसके अंदर फिर अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान have become definitely a नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और ये वो ऐसा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है जिसकी जरूरत जो है वो सब मुमालिक को है। मिस्र भी उसमें शामिल होना चाह रहा है, तुर्की भी, आजरबाईजान भी, कतर भी। सो मैं इस सिनेरियो को बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूँ। और अगर इसके अंदर कोई शरारत करेगा इसराइल, जैसे अभी आपने कहा, तो अगर कोई हरकत करेगा तो मेरा ख्याल है कि उसको बड़ा तगड़ा जवाब मिलेगा और वो खुद को बहुत डेस्परेट मुश्किल में डाल लेगा। मैं इसको इस अंदाज में देख रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा वेरी करते हैं, डॉक्टर मारिया आपको भी पता है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। So I don't go for his only statements. I go on reality. बिल्कुल ठीक है। वो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ईरान पे प्रेशर डालने के लिए भी हैं। एक तरफ जो है वो आप चाह रहे हैं कि फ़ौरन जो है ये मामला हल हो जाएं और आपको वो विक्ट्री मिल जाए जिसको जो आपको दरकार है मिड टर्म से पहले, और दूसरी तरफ आप जो है वो इस तरह की तल्ख स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो समझ आती है कुछ मीडिया कंजम्पशन के लिए, कुछ अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, कुछ शायद प्रेशर डालने के लिए। जावेद साहब की तरफ चलती हूँ। जावेद साहब, अगेन आपकी तरफ आपसे भी यही है, आज के मनाजिर जो ईरान से हमें नज़र आ रहे हैं, जिस किस्म की तैयारियां हो रही हैं, जिस किस्म की जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अबाउट, ये कहा जा रहा है 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन में। आज का ईरान आपको कितना जो है वो अमरीकी परसेप्शन से, अमरीकी हिकमत अमली से बरक्स जो है वो नज़र आता है? जो एक्सपेक्टेशंस थी आज से 4 महीने पहले एंड ऑफ फेब में जब ये अटैक हुआ, तो वो ये था कि जी हम फ़ौरन जो है वो ये लीडरशिप हटाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। आज लीडरशिप उसी लीडरशिप की तसलसल है। अगर ये कहा जाए मोर हार्ड लाइनर देन देयर प्रेडिसेसर्स, तो ये गलत नहीं होगा। एंड द कंट्री सीम्स मोर यूनाइटेड, स्पेशली vis-a-vis अमेरिकन एग्रेशन, अमेरिकन इजरायली एग्रेशन। डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको भी, डॉक्टर साहब को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर सकता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर के तौर पर अपना किरदार अदा किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एनालिसिस भी करें, बिकॉज स्टेट ऑफ पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। हम अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू का भी एहतराम करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए, आप जानती हैं, नॉमिनेट करने की बात की है। फील्ड मार्शल के साथ उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। अभी JD वैंस की जो बात हुई स्विट्ज़रलैंड में, तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 महीनों में मेरी जितनी बात हुई है फील्ड मार्शल साहब से, मेरी किसी से नहीं हुई। तो डॉक्टर मारिया, मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एंटी अमेरिकनिज्म। मैं समझता हूँ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। We don't expect anything different from a former diplomat. That's precisely what we expect from you. However, I will tell you one thing, Dr. Saiba, कि मैं as a student of diplomacy, मैं ये कहता, हमेशा ये मेरी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो deep rooted और strategic हो। Unfortunately, we were not able to achieve that. हमारी transactional relationship नजर आती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी फॉरेन ऑफिस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर और बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब ने बहुत ही हुनरमंदी से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को दुनिया में इन्हांस किया है, एक्सपैंड किया है, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट है। और एट द सेम टाइम वी हैव बीन एबल टू बैलेंस आवर फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका के बिल्कुल कैंप में चले गए हैं।
हम चाइना के साथ भी उतने ही मोहब्बत वाले देर पा रिलेशनशिप्स रखते भी हैं, और वो उनके अंदर भी वसअत आई है। रहा सवाल ईरान का, तो पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी इंडिपेंडेंट मीडिएशन का रोल, और हम वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल ब्रिज के तौर पर अपना किरदार अदा करते आए हैं। जहाँ तक सवाल है कि ईरान की तारीख़ का, तो मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ, वो हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, लेकिन उस तारीख़ को हमें इस रिजीम के लेंस से नहीं देखना चाहिए। ये रिजीम सिर्फ 47 साल से यहाँ है, इससे पहले भी ईरान की जो है वो एक तारीख़ रही है, और ईरान के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मैं समझता हूँ ये जो MOU है जो पाकिस्तान की काविशों से सामने आया है, डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आई वुड कॉल इट अ गोल्डन ब्रिज टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। अगर वो समझते हैं कि अपने मुल्क के अंदर वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल ला सकते हैं, आप देखते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात की गई है, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की गई है, थिंग्स दैट लाइक जो असासे उनके मुंजमद हैं उनसे सैंक्शन उठाने की बात की गई है। तो आई थिंक दिस अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी उस हवाले से बहुत आई थिंक कलीदी किरदार अदा कर रही है। एट द सेम टाइम कतर ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मैं समझता हूँ कि गल्फ ममालिक जो हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून है। वी नीड टू हैव अ वेरी डीप रूटेड रिलेशनशिप विद द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो, और पाकिस्तान ने उसको भी बरकरार रखा है। मैं समझता हूँ दैट इज हाउ वी आई थिंक हैव अचीव्ड a lot of excellence. दूसरी बात जो आपने कहा कि यकीनन मिस कैलकुलेशन ज़रूर हुई है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने ये जो जंग शुरू की थी, इसकी कोई जस्टिफिकेशन उस तरह से नज़र नहीं आती थी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुई, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो अनफॉर्चुनेट थे। जंगें कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाती, बट द गुड थिंग इज, थैंक गॉड, कि डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस आज हम दोबारा एक मज़ाकराती मेज़ पे बैठे हुए हैं इन कतर। देयर हैव बीन डिस्कशंस गोइंग ऑन। मैं समझता हूँ कि सफारतकारी और मज़ाकरात के ज़रिए ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है, और हम समझते हैं कि दैट इज़ वेरी मच इन साइट। ये जो 60 दिन हैं ये एक लाहे अमल पेश करते हैं एक ऐसे एक मरबूत डील का, जो अगर हम इंशाल्लाह साबित कदम रहते हैं तो हम अचीव कर पाएंगे, विच विल अल्टीमेटली आई थिंक इस खित्ते में जो है देर पा स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत अहम तरीन संग मील साबित होगा। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ये चीज़ें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ जो अभी ये तकरीबात हैं, जो अभी रसूमात हैं, उसमें भी खदशा ज़रूर जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई ना कोई शरारत या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो इज़राइल की तरफ से दरअंदाज़ी, शरारत तो नहीं कहूँगी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई स्टैंड करेक्टेड, दरअंदाज़ी जो है वो इज़राइल की तरफ से हो सकती है, जिस पर ईरान जो है वो बहुत ख़बरदार भी कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4 जुलाई के बाद, जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, उसके इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद शायद कोई किसी लेवल पे जो है वो अटैक्स की भी प्लानिंग कोई हो रही है। डू यू थिंक ये सिर्फ कयासराइयाँ हैं, या आप समझते हैं कि वाकई इस तरफ शायद कोई सोच हो रही हो, या इजराइल इस तरफ जो है वो कायल करने की अमेरिका को कोशिश कर रहा हो? बिकॉज अगर इस टाइम पे जिस वक्त रसूमात ये अदा किए जा रही हैं, दुनिया की लीडरशिप वहाँ पहुँची हुई है, जा रही है वहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपने दरअंदाजी से बल्कि बेहतर लफ्ज ब्लंडर या मिस एडवेंचर होगा, जिसकी इसराइल को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि इसराइल आफ्टर ऑल दीज वार्निंग्स they will dare to do any attack. This is my first analysis. जी बिल्कुल थ्रेट थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेट थी। इसी तरह की थ्रेट जो है वो आपको भी पता है कि जब बर्गन स्टॉक में थे, डेलीगेशन जा रहा था, उससे पहले उसकी जो डेस्टिनेशन थी दैट वाज जेनेवा, एंड इट वाज ऑल चेंजिंग बिकॉज ऑफ द Israeli threat. So threat is there, but I don't think so they will be that I would say stupid or foolish to do attack on funeral. और वो मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक होगा। लेकिन साथ साथ एक चीज जो मैं बसात एहतराम, जावेद मलिक साहब बड़े सीनियर डिप्लोमेट भी हैं, एंड आई थिंक ही हैज वेरी ग्रेट विजन। अमेरिका का हम अभी ओवरऑल सिनेरियो की जब बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के बिल्कुल रिलेशन इस वक्त आई थिंक एट द बेस्ट ऑफ देयर हिस्ट्री, 78 ईयर्स की हिस्ट्री में बेस्ट हैं।
اور لیکن چونکہ we had a very to be very honest very bitter experiences, whether it was Cold War, whether it was Afghan war, whether it was Taliban regime, and then 9/11, post 9/11, and all that history is with us, and Joe Biden administration. So I mean, if I will continue, we have a lot of bumpy rides with American relations, and this is what Indians are saying, that this is all relation between the two leaders. They are not saying again, they are emphasizing this is a relation between President Trump and Field Marshal Asim Munir. They are not considering as these are the relations between the two countries, which is very, I mean, considerable fact as well. मैं ये समझता हूँ कि एक चीज हमें समझनी होगी, वो बड़ी क्लैरिटी ये है कि खित्ते के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो हमने कभी नहीं सोची थी. मैं आपको सच बताऊं, मैं एक थीसिस अभी दोबारा से उसको कंप्लीट कर रहा हूं, एंड द टाइटल ऑफ दैट इज आउट ऑफ द स्क्रिप्ट. बहुत कुछ आउट ऑफ द स्क्रिप्ट हुआ है विद इन लास्ट 2 years. चाहे वो इंडिया को बुनियानुल मरसूस में शिकस्त फाश हो जाए, चाहे वो उसके बाद जून में ईरान ने रिटेलिएट किया, और फिर इस रिटेलिएशन के बाद जिस तरह अमेरिका का एज ए यूनिलैटरल सुपर पावर जो स्टेटस है वो खत्म हो गया, बल्कि दुनिया क्लियरली मल्टीलैटरल हो गई है, और एक दुनिया ऐसी हो गई है जिसके अंदर अब एशिया के अंदर अमेरिका के लिए अपना हेजेमोनिक सर्वाइवल रखना बड़ा मुश्किल है. एट द सेम टाइम हमने कभी नहीं सोचा था कि यूरोप इस तरह इसराइल की हमायत से पीछे हटेगा, जो कि अनकंडीशनल हमायत करता है. अभी मुखालफत नहीं कर रहा इसराइल की. आई नेवर से दे विल एवर गो टू अगेंस्ट इसराइल, बट इतनी जो गजा में हुआ, जो कुछ हुआ, फिर आपने हरमुज के हवाले से और बहुत सारे हवालों से दुनिया ने देखा कि यूरोप और नेटो किसी और जगह खड़े हैं, अमेरिका अकेला इसराइल के साथ खड़ा है. और इवेंचुअली अमेरिका के अंदर भी अब 2 चीजें बड़ी क्लियर हो गई. वो ये आपने देखा कि नेतन्याहू को टारगेट, मतलब पर्पसली जेडी वैंस और ट्रंप ने उसको स्नब भी किया, उसके पब्लिकली उसके अगेंस्ट भी बोले, गो के अमेरिकन ज्यूइश लॉबी एंड ज़ायनिस्ट जो फोर्सेस हैं, दे विल नॉट अलाउ एनीथिंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल डन बाय अमेरिकन्स. बट एट द सेम टाइम दे डोंट बॉदर. नेतन्याहू के अक्टूबर में इलेक्शन है, इट्स वेरी हाईली unlikely that he will win now anymore. तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी. अमेरिकन, अभी जो आप बड़ी अच्छी शुरू में एक बात कर रही थी कि वो अपनी पब्लिक को भी अब कंज्यूम करना चाह रहे हैं. अपनी जो लोकल नैरेटिव है, मिड टर्म इलेक्शन है, उसके बाद जहां इतनी महंगाई आ गई, उन्होंने ये अपनी पब्लिक के आगे एक चीज बड़ी क्लैरिटी से लेके जानी है. वो ये कि जी हमने ईरान को जंग से रोक लिया, वहीं पर ये अगर स्पॉइल करेगा इसराइल तो वो सारा कुछ जाया हो जाएगा. इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये टोटल, अगर मैं नटशेल में देखूं डॉक्टर मारिया, तो ये जो MOU साइन हुआ है, इट्स ए ग्रेट सक्सेस, बट इट इज अ लिड ऑन अ प्रेशर कुकर. ये जहन में रखें कि ये एक प्रेशर कुकर है, और अल्लाह ना करे इसको सैबोटाज करने वाले ने अगर कुछ किया तो ये एक्सप्लोड करेगा, फिर दोबारा इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा. जो आप प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं ना, आई वांट टू कम टू दैट. इस पे जावेद साहब बहुत ज़्यादा जो है, जो ये MOU को लेकर इस पे बहुत ज़्यादा खदशा भी पाया जाता है. ये भी इस पे बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, बात भी हो रही है कि जिस किस्म की चीज़ें जो लुबनान के हवाले से जो हैं वो डिसाइड हुई हैं, और जो ये सीज़ फायर के हवाले से जो विड्रॉल की सीज़ फायर का डिसाइड हुआ है, दैट स्टैंड्स टू थ्रेटन दिस MOU. और फिर MOU पे भी इन इट सेल्फ, क्योंकि रूबियो जो है वो एक और बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो एक और बात कर रहे हैं, JD वैंस एक और बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट वेयर इस पे लिखा गया है कि लुबनान और ईरानी जो लीडरशिप है, इवन इजरायलियों ने जो है ये पूछा कि ये एग्जैक्टली कौन सा MOU जो है, आप कौन से MOU पे जो है वो अमल पैरा हैं, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन इसमें नजर आ रही है. सो डू यू थिंक, जिस तरह भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि दिस इज अ प्रेशर कुकर और खुदा ना खास्ते किसी पे भी फट सकता है? डॉक्टर साहब, obviously जो डॉक्टर साहब का ओपिनियन है वो I respect that opinion. Everybody has their own viewpoint, and हमारा तो यही है कि हम एक दूसरे की बात को सुन के सब कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ शायद 2-4 अल्फाज में भी कह सकूं. देखिए, बात ये है कि जहां तक सवाल है लेबनान का, देखिए पहला सवाल प्रेशर कुकर. ऑब्वियसली देखिए, डिप्लोमेसी इज नॉट इजी. ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जब ये जंग शुरू की गई तो आपके पहले प्रोग्राम में भी मैं अक्सर, आप मुझे जब मौका देती हैं तो मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ पहले भी, कि जब ये जंग शुरू हुई तो यूजुअली ये नोबडी न्यू वेयर इट विल एंड. जंग शुरू करना आसान होता है, वो किस सिमत में बढ़े. बिलखुसूस ये वाली जो जंग है, ये एक नॉर्मल जंग नहीं थी. यहाँ पे 2 मुल्क सिर्फ जंग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आइडियोलॉजीज की जंग थी. यानी एक माइंड सेट है जिसको इरानियन जो रिजीम है या जो उनका एक नुक्ता नजर है,
اور ایک ٹرمپ ہیں یا امریکہ ہے یا آف کورس زائنزم کہہ لیں, اٹ از بیسکلی اے کلیش آف دوز آئیڈیالوجیز. تو جب اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک پینڈوراز باکس ہے جو کھلتا ہے, اس میں بہت ساری جو ہیں وہ گتھیاں سامنے آتی ہیں. اب آپ لیبنان کی اگر بات کریں گی تو دیکھیے, ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, دیکھیے جو ممالک کے جو بیسکلی کوئی بھی اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ تو دو اسٹیٹس یا نیشن اسٹیٹس کے درمیان ہوتی ہے. نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ لیبنان ہے اور اسرائیل ہے. اب اسرائیل کو ہم نہیں تسلیم کرتے, لیکن دنیا کے بہت سے ملک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ یو این کی ایک ممبر اسٹیٹ ہے, نیشن اسٹیٹ ہے. not only the western countries, یعنی مسلمانوں کی بہت بڑی کنٹری ہے ترکی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز برقرار رکھتی ہے. ایجپٹ کے ہیں, جارڈن کے ہیں, موروکو کے ہیں, بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جو ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. خود پی ایل او کے جو پریزیڈنٹ تھے یاسر عرفات, جو پیلسٹینین عوام کی ایک نمائندگی کرتے تھے, انہوں نے بھی جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی اوسلو ایکارڈ میں, تو وہاں پہ بھی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور پیلسٹینین کو بھی تسلیم کیا تھا. اب یہاں پہ لیبنان کے اندر ایک تو ملک آف لیبنان ہے, کنٹری آف لیبنان, ایک اسرائیل ہے. لیکن لیبنان کے اندر موجود ایک ایسی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں حزب اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک نیشن اسٹیٹ دوسری نیشن اسٹیٹ کے ساتھ اگر کوئی ڈائلاگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ وہ مذاکرات کرتی ہے, تو کیا وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ اس کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر ہوں گے؟ میری نظر میں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اور اگر امریکہ کی اسپانسرشپ کے یعنی ان کی ایک پیٹرنیج میں ایک اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان, اور جس میں یہ بہت اہم ہے کہ اسرائیل کو اپنی بارڈرز کے اندر واپس آنا پڑے گا. اسرائیل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تجاوزات کر کے لیبنان کے اندر انکرجنز کر دے. اسی طرح لیبنان کے اندر موجود کچھ ایسے عناصر کو بھی یہ نہیں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ حملہ آور ہوں. اگر کچھ بھی کرنا ہے تو لیبنان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آپس میں نیگوشیٹ کر لیں. تو میں اگر اس زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں تو پھر تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جنگ کر کے انہوں نے دیکھا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. اسرائیل کی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یورپ ہو, امریکہ ہو, دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس طرح کی جس طرح سے پہلے ہوتی تھی, بیکاز آف دیئر ایکشنز جو انہوں نے اللیگل ایکشنز کیے ہیں. تو ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کو بھی اپنے حدود کے اندر رہنا پڑے گا. لیکن بالکل ایسے ہی لیبنان کے اندر موجود جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور ایران تھوڑی سی ذرا اس پہ اگر آپ بیک ٹریک کر لیں, let these two countries decide, تو میں سمجھتا ہوں it's possible. If I may interject, اس میں اسی سے ایک جڑا ہوا یہ سوال کہ ادھر بھی بڑی کنفیوژن ہے. جو 14 پوائنٹ کا ایم او یو ہے اس میں وڈرال کی بات کی جاتی ہے, پھر ابھی جو مارکو روبیو نے کمٹ کیا اس میں وہ بات کریں فیزڈ وڈرال کی بات ہے, جس کے جو ہم بات کر رہے تھے نا, جو ہم اسپوائلر کی ہمیشہ پروگرام میں بات کرتے ہیں, بیکاز خدشہ سب کا یہی ہے, خدا نہ خواستہ. تو اس میں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے دس کین بی بگ بون آف کنٹینشن بٹوین دی ٹو سائڈز. بالکل جی ڈاکٹر صاحب, بالکل یو ریزڈ اے ویری ویلڈ کنسرن, وہ ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ایز این آپٹمسٹ اینڈ somebody who really believes, دیکھیں ڈپلومیسی از آل اباؤٹ the art of possibilities. کبھی بھی ہم جب کسی ڈسپیوٹ کے اندر جاتے ہیں, کانفلکٹ کے اندر جاتے ہیں, تو آسان تو نہیں ہوتا. اور یہ تو بالخصوص میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں سب سے پیچیدہ ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے جو فلسطین اور اسرائیل کا ہے. یا پھر اگر آپ ہسٹوریکلی چلے جائیں تو شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا, وہ بنی اسرائیل سے لے کر ہماری پوری قرآن شریف کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہماری دوسری جو سورت ہے تیسری والی, تو یہ ایک بہت طویل ہسٹری ہے. اور اس کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی صرف پولیٹیکل بھی نہیں ہے, اس میں ریلیجس ڈائمینشن بھی ہے, جیوگرافک بھی ہے, کلچرل بھی ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سیناریو, بٹ ون ریمینز ہوپ فل کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل ہوگا. آئی تھنک ایفرٹس آر بینگ میڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. They might not be ideal, لیکن it's a very complicated scenario. تو ہم امید ہمیشہ رکھیں گے کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں اور کہیں پہ بھی جنگ کی طرف ہم نہ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ابھی حزب اللہ کی بات ابھی کر رہے تھے جاوید صاحب, جو ہم اس پہ وڈرال کی بات کر رہے ہیں, فیز وڈرال کی, جو مارکو روبیو نے جو ہے جس پہ جو ہے وہ جو فرائیڈے کو ڈیسیجن ہوئی ہے, ڈیل بھی ہوئی ہے, اس کو حزب اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اگین جو فیزڈ اس کی بات کر رہے ہیں, فیز وڈرال کی بات ہو رہی ہے, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون اندر سے ناٹ جسٹ حزب اللہ پر لبنان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ملک کو بیچ دیا ہے. بہت ساری آوازیں اس طرح کی جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. تو اس پہ جو آپ کی کمنگ بیک ٹو واٹ یو ور سیئنگ, پریشر کوکر کی آپ جو بات کر رہے تھے
क्या ये इस तरह की एक चीज़ है, ये लावा जो है वो, और वो किसी वक्त भी फट सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक चिंगारी है, ये लावा है, और इसको कहीं से भी अगर शोला मिल गया तो ये बहुत बड़ी आग को लपेट में ले सकता है। एट द सेम टाइम आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं खुद बड़ा पुरुमीद हूँ, जावेद मलिक साहब से मैं एग्री करता हूँ, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मार्को रूबियो हो जाए, पीट हेक्सिथ हो जाए, स्टीव विटकॉफ हो जाए, जेरेड किशनर हो जाए, they are all more inclined towards Jewish lobby। और हमने उनको देखा कि जो अमेरिकन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या जो अमेरिकन इंटरेस्ट की बात जिस अंदाज में जेडी वैंस करते हैं या जिस अंदाज में उनके जो हमनवा करते हैं, उस अंदाज में ये बात नहीं हो रही जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और देखिए, अगर फेज्ड विड्रॉल है तो वो कैसे मुमकिन है? 60 डेज की एक आपने विंडो बनाई है फॉर अ परमानेंट एग्रीमेंट, जिसमें से 20 दिन गुजर गए हैं। 40 दिनों के अंदर आप बात कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट मैटर भी सेटल करना चाह रहे हैं। आप उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस जो खलीज फारस में हैं और वहां पर है, उनके विड्रॉल की बात भी है, उनका भी अपना वहां से विड्रॉल है। फिर उसके बाद लेबनान की जो जियोग्राफी, साउथ ऑफ लेबनान के ब्रिज से लेके हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो उन्होंने जियोग्राफिकली इसराइल में शामिल किया है, उसको खाली करने की बात है। ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन लेबनान के जो शहरी हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। ये सारा कुछ करने के लिए फेज तो मतलब फेज का नाम दे के अगर कोई टाइम गेल करना चाहता है यहाँ या वहां पर अपना जो कंट्रोल है वो ज्यादा स्टैब्लिश करना चाहता है, तो ये हिजबुल्लाह भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पीपल ऑफ लेबनान भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेबनान गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेबनान की गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। मैं मतलब आई एम वेरी क्लियर विद वन थिंग दैट द पीपल ऑफ लेबनान, जहां पर बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ा एक मल्टी कल्चर है, मल्टी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी बड़ी डोमिनेटिंग है, सब कुछ, उस सब के बावजूद वहां पर एक बात बड़ी क्लियरली स्टांस है, वो ये कि इसराइल को अब फर्दर एक्सपेंशन नहीं करने देना चाहिए। और उसके लिए दे सैडली, अफसोस से मैं कहूंगा कि दे आर लुकिंग टुवर्ड्स हिजबुल्लाह मोर देन देयर ओन आर्मी। ये एक बड़ा परेशान कुन सूरत हाल है जिसको खुद लेबनान की पब्लिक के अंदर बड़ा उठाया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसको अमेरिका जो है वो किसी भी तरह डायलॉग के जरिए सिर्फ इस मामले को लिंगर ऑन करेगा तो ईरान भी इस पे राजी हो जाएगा और हिजबुल्लाह भी रेजिस्ट नहीं करेगी। यस, मैं एग्री करता हूँ जावेद मलिक साहब से कि कोई भी किसी भी किस्म की ये जो इस तरह की जो मिलिशियाज या फोर्सेस होती हैं उनको स्टेट सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अभी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इश्यू इज द इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन एंड इजराइल। इसके अंदर इतने फैक्टर्स हैं कि सबकी अपनी अपनी जस्टिफिकेशन है बिकॉज ऑफ ज़ायनिस्ट प्लान्स ऑफ इसराइल एंड ग्रेटर इसराइल। हमास की एक अपनी स्टैंडिंग है, 2 साल की बमबारी के बाद भी क़यामत आ गई, रबल बन गया पूरा गजा, लेकिन हमास इज देयर वन वे और द अदर। बिल्कुल, और जिस तरह रिटेलिएट किया वो शायद एक्सपेक्टेशंस, अमेरिकन एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अगेन कोई कंडोन नहीं उस तरह कर रहा, बट हैविंग सेड दैट ये एक जो है वो मेंशन नजर आती है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनरल जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल जाहिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जनरल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जनरल साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ खदशात हैं जो कि जिसकी तरफ हम इशारा करते रहते हैं, प्रोग्राम में भी बात भी उस पर होती है, जिसमें ऑफ कोर्स इजराइल का किरदार है कि किस तरह डीरेल चीज़ें कर सकता है, लुबनान का मसला है। लेकिन एक दूसरा जो जाविया है वो ये भी है कि इजराइल का स्पॉइलर की तो हम बात करते हैं, लेकिन क्या ईरान के अंदर जो एक आपसी एक चपकलिश चल रही है जो कि IRCG है और जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसका हमें एक जो है वो एग्जांपल मिलता है, जिस तरह गालिबाफ साहब का जो इंटरव्यू जिस तरह ऑफ एयर कर दिया गया, फिर पिज़ेश्कियान साहब जो हैं वो ट्रैवल किया उन्होंने जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप कि जी जो हम डिसीजंस ले रहे हैं वो ठीक हैं। एंड ऑफ कोर्स सर फहरिस्त इसमें जो आती है चीज़ वो जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला है, जिस पे IRCG और तरह देखती है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो और तरह उस पर देखते हैं, दे डोंट मीट आई टू आई। इस पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से चीज़ों को डीरेल होने की किस हद तक खदशात जो हैं वो मौजूद हैं ईरान के अंदर से? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और हामिद मशफी साहब को और जावेद मलिक साहब को भी मेरा बहुत सलाम।
بالکل جی، یہ سچویشن تو دیکھیں وار شروع ہونے سے پہلے بھی ایک کنٹسٹیشن چل رہی تھی، اور جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی ذرا ریفارمسٹ وہ سائڈ پہ سمجھے جاتے ہیں. 21ویں صدی ہے جی. اس وقت جو یوتھ ہے ہمارا، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوشو اکنامک ڈیپریویشنز کے اوپر، اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، فریڈم آف لیونگ دا وے آف یور لائف، اس کو کوئی ڈسٹرب کرے اس کے اوپر ڈسٹرب ہوتے ہیں جی، اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. دیٹس وائی پیپل ور دیئر آن دا اسٹریٹس. وہ جب اپنے آپ کو آئسولیٹڈ دیکھتے ہیں پوری دنیا سے، ان کی اسٹڈیز میں، ان کی پرسوٹس میں پرابلمز آتی ہیں، تو وہ اپنی جو ایران کی جو آئسولیشن ہے اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں. اور دیر آر پیپل آلدو 18-20 ملین تو آئی آر جیز کہہ لیں یا جو آئیڈیالوگز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دیر آر ادر پیپل آلسو، وہ ذرا زیادہ اپنی انکلوزیوٹی چاہتے ہیں، دا پالیسی میکنگ اینڈ رننگ آف دا اسٹیٹ ایز پر دیئر ایسپائریشنز. تاکہ دیکھیں نا، وہ کانٹریکٹ اگر انہوں نے کیے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک زندگی گزار سکے. یہ چیزیں وہاں پر موجود تو ہیں، اور یہ عوامل ایکسپلائٹ بھی کیے جاتے ہیں. لیکن ابھی اگر یہ وار میں یہ چیزیں ایکسپلائٹ نہیں کی جا سکیں، یا رجیم چینج کے اندر یہ ایلیمنٹس، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہی حملہ ہوتا جائے گا وہ ان کو انوائٹ بھی کر رہے تھے کہ اٹھیں اور اپنے مستقبل کو خود ہی اپنے ہاتھوں میں لے لیں. اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ وہاں ایک آگ لگ جائے گی اور پیپل ول بی آن دا اسٹریٹ، اور وہی جو عراق میں ہوا پھر یہاں پہ بھی ویسا ہو جائے گا. ایسا ہوا نہیں، کیونکہ اس نیشن کی جو، اس قوم کی جو ایک جب مشکل آتی ہے، ایرانین کلچر کو، ان کی ہسٹری کو، اور موسٹ امپورٹنٹلی دا اسپرٹ آف کربلا واز مس ریڈ بائی امیرکنز. اسرائیل نے نہیں کیا ہوا تھا. اسرائیل کو بالکل اسٹریٹجک کیلکولیشن ان کی ٹھیک تھی، ان کا بالکل ان کو سمجھ تھی کہ کیا ہونے والا ہے. بٹ امیرکنز اور پریزیڈنٹ ٹرمپ گاٹ ٹریپڈ انٹو دس. وار میں یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں، حسینیت کا پھر مظاہرہ بھی سب نے کر دیا. آئی تھنک آفٹر دا وار ان کو جلدی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس سوسائٹی کو تھوڑا سا واپس لانا ہوگا انکلوزیوٹی کی طرف، بائی اوپننگ دس سوسائٹی اے لٹل بٹ، بائی having good relations in the neighborhood، اور انٹرنیشنل آئسولیشن سے ان کو نکلنا ہوگا. یہ وار کا چیلنج تو آیا ہے، لیکن اپرچونٹی بھی بہت لے کر آئی ہے. اور آف کورس آئی آر جی جو ہے اس وقت دے آر کالنگ دی شارٹس ٹو بی ویری آنیسٹ. علی مجتبی خامنہئی بھی جو ہے سپریم لیڈر، وہ بھی آف کورس اوبلائزڈ ہوں گے آئی آر جی کو کہ دے آر پروٹیکٹنگ ہم، اس کو سیو کر لیا ہے اتنی کیپیٹیشن کے بعد، فیملی لاسز کے بعد. بٹ آئی آر جی ڈومینیٹ ضرور کر رہی ہے. بٹ آئی تھنک ایرانیز جو ہیں وہ ایک کولیکٹیو ایک ڈیسیژن ساتھ ابھی تک تو چل رہے ہیں. پوسٹ وار ہمیں مے بی 3 months 4 months 6 months ایک کنٹسٹیشن یا کھینچا تانی ضرور نظر آ سکتی ہے. اس وقت کومنٹ کیا جا سکے گا کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں اور کون سے عوامل ہیں جو اثر ہو رہے ہیں. لیکن جب تک امریکنز اپلیکیشن ہے اور اسرائیلی اپلیکیشن ہے، ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا جاوید صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے، ایک تو آبویسلی جو چیزیں ڈی ریل ہو سکتی ہیں وہ لبنان کے معاملے پہ ہو سکتی ہیں. دوسری جو ابھی میں بات جو کر رہی تھی، اسٹریٹ آف ہارموز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دس کین بیکم اے بگ بون آف کنٹینشن، بیکاز اس حوالے سے جو ایرانی ریڈنگ ہے ایم او یو کی وہ اور طرح اس کی ریڈنگ ہے، اور جو امریکن ہے یا جو اس وقت جو جی سی سی کی بات ہو رہی ہے وہ ایک مختلف قسم کے مختلف زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جس طرح میں نے کہا بھی کہ آئی ایس ڈی جی جو ہے وہ اس کو ایک اور اس کا نیریٹو اور ہے اس معاملے پہ، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا اور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خدا نخواستہ ایک ڈی ریلنگ پوائنٹ بن سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے میں پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی. جنرل زاہد کو میری طرف سے ویلکم، ہی جسٹ جوائن اس. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلہ ہے، ایک دفعہ پھر اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ہم کو انٹرنیشنل لا کو ہی اپلائی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آئی تھنک پوسٹ وار سناریو میں ایران کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ لیگ آف نیشنز کا یا کمیٹی آف نیشنز کا حصہ بنے، انکلوسیوٹی ان کے سوسائٹی کے اندر بھی آئے، اور وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. جس عوام کا ذکر جنرل صاحب کر رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا آیا ہوں مختلف جگہ پہ جہاں مجھے موقع ملا ہے کہ دیکھیے 47 سال سے آپ حالت جنگ میں رہے ہیں، آپ پرپیچولی جنگ میں تو نہیں رہ سکتے. اب آپ کی ایک پوری جنریشن جو ہے وہ جنگ کے ہی اندر بڑی ہوئی ہے.
اب آج کے زمانے میں آپ جانتی ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم سب کے اللہ نے ہمیں الحمدللہ اولاد بھی دی ہے، فیملی میں بچے ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک اے آئی اور روبوٹکس اور آٹومیشن اور اسپیس اور یعنی کہاں کہاں کی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اب اگر ان کو ہم ان کے اندر بھی تو جو ینگ جو جنریشن ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، بلکہ اب تو جین الفا کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کی بھی تو کچھ ایسپریشنز ہے. تو آئی تھنک آئی ول سیکنڈ واٹ جنرل صاحب ہیز سیڈ دیٹ ان کی سینٹیمنٹس کا ان کو پاسداری کرنی چاہیے. انقلاب کی پاسداری بھی ضروری ہے اور اپنی عوام کی پاسداری بھی ضروری ہے. دا ینگ جنریشن ڈیزروس ٹو بی انکلوسیوٹی ان کے اندر ہو، اکنامکلی ان کو اپرچونیٹیز ملے، اور ان کے اثاثے اگر غیر منجمد ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کی ٹریڈنگ، دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کتنے بینیفٹس ان کو مل سکتے ہیں. اسٹیٹ آف ہارموز کا جہاں تک سوال ہے، دیکھیے انٹرنیشنل لا تو یہی کہتا ہے اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا چاہیں گے تو پھر تو آپ کو انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرنی کرنی چاہیے. ہم ابھی اپنے ملک میں بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے ایک واٹر کی ہمارے ہاں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس میں ہم نے کہا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ پانی کو ویپنائز کر رہا ہے، جو غلط ہے. اسی طرح اگر جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو آپ اسٹریٹجکلی چلیں، جنگ کے دوران آپ نے یوز کر لیا، لیکن انٹرنیشنل لا تو یہی کہتا ہے کہ رائٹ آف نیویگیشن ان انٹرنیشنل واٹرز وہ تو تمام ممالک کا حق ہے، اس کو تو آپ نہیں ویپنائز کر سکتے، یا اس کو آپ کہہ سکتے کہ وہ ہم ایک ملک کی سوورینٹی اس کے اوپر لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو نہیں، مینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ گرڈ لاک ہو چکا ہے، بہت سی شپس پھنسی ہوئی ہیں، کہیں پہ مائنز ہیں، تو ان کو نیویگیشن میں اگر آسانی دینے کے لیے ان کے لیے ان کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے کوئی جوائنٹ میکانزم ڈیولپ ہو جائے، اس میں بھی باقی اسٹیٹس کے ساتھ مشاورت کے ساتھ، تو پھر تو صحیح ہے. لیکن ایک یونیلیٹرل کنٹرول I wouldn't be able to justify it, as a student of international law. میں تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں انڈورس کر پاؤں گا. چاہے ایک ملک کرنا چاہے، امریکہ بلاکیٹ کرتا ہے تو ہم اس کو بھی غلط کہیں گے، کیونکہ لا تو یہی کہتا ہے. دیکھیے دنیا میں دو قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں، ایک نیشن اسٹیٹس ہوتی ہیں جو UN کا ممبر ہوتی ہیں، چارٹر کو رسپیکٹ کرتی ہیں، اور اگر اس کو رسپیکٹ نہ کریں تو ان کو ہم کہتے ہیں روگ اسٹیٹس. I don't wish any state to be a rogue state. یعنی آپ کو نیشن اسٹیٹ کے اندر ایک پازیٹیولی آپ اگر کردار ادا کریں گے تو آئی تھنک the opportunities are tremendous for the entire region. رائٹ، اپرچونیٹیز ٹریمینڈس کی جو بات کر رہے ہیں جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ایران اگر انشاءاللہ یہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، سینکشنز اٹھ جائیں گی، $300 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، منجمد اثاثے جو ہیں وہ آپ کے ریلیز ہو جائیں گے. ڈسپائٹ آل آف دس پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اسی پہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ دے اسٹینڈ ٹو گین مچ مور فرام دیز دین جو اسٹریٹ آف ہارموز والا معاملہ ہے. تو وائی ڈو یو تھنک IRCG جو ہے دیٹ از ہیل بینٹ؟ کیا یہ صرف ایک لیوریجنگ ٹول کے لیے یہ بیانات دیے جاتے ہیں، یا واقعی ہی ایسا ہی ہے کہ ان کا مطلب یہ کوئی کچھ سمجھنے سے میں تو قاصر ہوں کہ کیوں اس چیز پہ جو ہے دیر ہیل بینٹ؟ ڈاکٹر ماریا دیکھیے، اگر آپ اس جنگ سے پہلے کا آپ خطہ دیکھیں تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ آبنائے ہرمز کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ خود دنیا ایران کا کو بھی نہیں شاید 20% اندازہ تھا. جی بالکل، دنیا میں کسی کو بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد جس طرح اسٹریٹجیکلی دیکھیں، میں تھوڑا سا کیونکہ مائی PhD ان اسٹریٹجک افیئرس، تو میں اس کو تصویراتی انداز سے دیکھوں نا تو دنیا کو ایک طرف غزہ کا مسئلہ تھا، 2 سال بمباری ہوتی رہی، دنیا نے کوئی اس طرح ایکشن نہیں لیا، کوئی پرواہ نہیں کی، اور 4 دن کے لیے آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے اور دنیا چوک ہونے لگ جاتی ہے. سو اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ یہ ایک ایسا ترک کا پتہ ہے ایران کے ہاتھ میں جو کہ ایران نے بڑے وقت پہلے کبھی یوز نہیں کیا. بینگ اے ریسپانسبل اسٹیٹ اس نے کبھی بھی پہلے آبنائے ہرمز بند نہیں کی. اچھا، اب دوسری جانب میں جاوید ملک صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کسی بھی قسم کا ٹول، ٹیرف، ٹیکس، کوئی بھی ایسی شکل جو ہے وہ نہ صرف اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا ہے، اٹس اگینسٹ دا انٹرنیشنل نارمز ایز ویل. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کو آج باقی ساری دنیا کی حمایت ملی ہے اگینسٹ امریکن اینڈ اسرائیلی ایگریشن، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ہے کوئی فیئر فیصلہ ہوگا. اگر ایران کوئی یونیلیٹرل ایسا فیصلہ کرے گا تو پھر دنیا کی جو اس کو حمایت ہے وہ اس حمایت سے بھی محروم ہو جائے گا آن دا ریئلٹی بیس. اب
एक चीज हमें समझनी होगी कि ईरान का मौक़िफ़ क्या है कि जी मेरे 3.5 लाख के करीब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, मेरा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया, मुझे आप फ्रोजन एसेट की शक्ल में जो मेरे ही पैसे वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ और इसको जस्टिफाई करते हैं उस लॉस के साथ, तो वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, विच इज अगेन फेयर इनफ। मेरा जाती ख्याल ये है कि ईरान आपने हरमुज के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, ये मैं बड़ी आपको बताऊं, उसकी कोई ना कोई वे आउट लेगा, वो कोई ना कोई कंपनसेशन ले लेगा फॉर 5 ईयर और 10 ईयर फ्रॉम चले इसको टोल ना कहें, लेकिन ईरानी जिस तरह कह रहे हैं नेविगेशन फी, एनवायरमेंटल फी, काम यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, वो एक जैसे एक ही बात है। डॉक्टर मारिया देखिए, इसके अंदर एक चीज आप इंपॉर्टेंट समझिए कि इसके अंदर सबसे ज्यादा तेल किसका गुजरना है, it is from Qatar and it is from UAE and then Saudi Arabia, but not that much, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसने कतर के साथ डेवलप कर ली है, UAE is inclined to talk about it, so हो सकता है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जो इसको इकोनॉमिकल इतनी सपोर्ट कर दे कि बिटवीन एक ट्राइलैटरल और 4-5 मुल्कों का एक अरेंजमेंट हो जाए, जिसके बाद ईरान जो है वो दुनिया के आगे भी हो कि जी दुनिया ने आपने हरमुज को उसी तरह नॉर्मल रखा, क्योंकि फिर आपने हरमुज है, आपने बाबुल मंदब है, आपने इलाका है एंड सो ऑन। सो मेरा ख्याल ये है कि इट विल बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अगर ईरान इसको एक्सप्लॉइट करेगा तो सारी दुनिया की हमायत खो देगा एंड दिस इज द थिंग दे विल नॉट टेक द चांस। अच्छा जनरल साहब, इसमें अगेन वही वाली बात कि सैंक्शंस उठ जाती हैं, ऑयल बेचने का अगर मौका मिलता है और सैंक्शंस के बगैर, तो ईरान स्टैंड्स टू गेन अ लॉट फ्रॉम इट। ये क्या वजह है, ये जो आपने हरमुज को एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, एक स्टिकिंग पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है, क्या ये ज़्यादा जो है ये इसको जो है वो अपनी मसल फ्लेक्सिंग के लिए जो है इस वक्त दिखाया जा रहा है, ताकि नेगोशिएशंस में जो है वो बेहतर अपने लिए जो है वो एग्जर्ट कर सकें, अपने आप को बेहतर इससे जो है वो निकाल सकें, या वाकई ही आप समझते हैं कि आगे जाके कोई ना कोई इस तरह की जो है सूरत हाल बनेगी जिसमें दिल बी टेकिंग समथिंग, जिस तरह अभी चाहे नेविगेशन फी कहें, चाहे उसको आप जो है वो आप इसको जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए जो भी बात करते हैं, इकोसिस्टम के लिए, कोई इस तरह का है, आप कोई नाम दे दें इसको। देखिए मारिया, विद दिस कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग बाय ईरान और प्रेसिडेंट ट्रम्प के होते हुए किसी भी माहिर के लिए बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि ये करेंगे क्या। कई दफा तो मेरे ख्याल में इनको खुद भी नहीं पता होता कि हमने अभी थोड़ी देर बाद करना क्या जी, टू बी वेरी वन स्टैंड कंफ्यूज्ड। एनीवे, जो हुर्मस है जी, देखें हुर्मस बिफोर वॉर ये कार्ड इनकी स्ट्रेटजी में पड़ा तो बड़ा पुराना था जी, 15-20 साल से इस पे बात जरूर होती थी कि हुर्मस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो भी कॉन्टीजेंसीज बनी है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक माइंड था ईरान के अंदर ही, जो ये सोचता था कि अगर हमने हुर्मस को प्ले किया कहीं भी किसी भी वजह से, तो हमारे ऊपर वॉर थोप दी जाएगी जी, वॉर हम सीख कर लेंगे। और यही ईरान यही न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में था कि अगर हम परसू करते हैं तो वॉर ना आ जाए। अब वो वॉर हो गई जी, और हुर्मस के कार्ड ने ही जो ईरान का रिस्पॉन्स है, ये मिलिट्री डोमेन में ठीक है, जो दो ही चीजों से रिस्पॉन्स अच्छा गया है, आई मीन उसने इम्पैक्ट डाला है, इफेक्ट डाला है। एक जो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन हुई वॉर की इनटू द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर इनका रिस्पॉन्स किया, उसने प्रेशर बिल्ड किया, एंड उससे भी ज्यादा जो ये इन्होंने इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया थ्रू हुर्मस। अब उन्होंने वो कार्ड इस्तेमाल कर लिया। अब इनको ये भी फियर है, जो फियर था कि जी 6 महीने बाद, साल बाद ये दोबारा ना आ जाए इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो उन्होंने इसको भी शो कर दिया। अब इससे मैक्सिमम वो दोनों लीवरेज लेंगे, एक तो कंसेशंस और लेने की कोशिश करेंगे एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये ईरानियंस का मेन मकसद ये है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो एंड तक, आखिर दम तक पूरी कोशिश करते रहेंगे कि चाहे वो मिनिमम कॉस्ट हो या मैक्सिमम फायदा हो या मिनिमम फायदा हो, हुर्मस से कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट जरूर करेंगे किसी ना किसी शक्ल में। दैट्स व्हाई दे आर टॉकिंग टू ओमान, दैट्स व्हाई इराकी साहब इज सेइंग अगेन अगेन कि हम एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि बाकी मुल्क भी शामिल हो जाए, ताकि जो भी बाहर की इंटरफेरेंस ना हो। सॉरी जी, जिसमें साथ वो कह रहे हैं बाहर की इंटरफेरेंस ना हो, सिर्फ जीसीसी और हम हो। So they want to push out the big elephant, इजराइल तो फिर निकल गया, लेकिन अमेरिका को वो निकालना चाहते हैं, which is not going to happen। हमारे अरब कल्चर जो है, अरब वर्ल्ड का, ये इतना इसके जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो अमेरिका के साथ ही जुड़ा हुआ। ये ज़हनी तौर पे नए आइडिया की तरफ वो इनको बड़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। पुराने आइडियाज या जो पुराना इनका जो आल्दो के वो कंफर्ट लेवल अब डिस्टर्ब जरूर हो गया,
لیکن اتنے جلدی یہ سیکورٹی آرکیٹیکچر سے نکلیں گے نہیں. سیکنڈلی ابھی دیکھیں نا ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کر دی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز فیوچر کی بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے بھی ہاف آف دیئر ایسٹس لگا دیے, قطر تحفے دے رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے جلدی اس انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس سیکورٹی آرکیٹیکچر سے کیسے باہر آئیں گے؟ It will take some time, but Iran will have to create conditions جس میں سی بی ایمز ہوں, باقی چیزیں ہوں. عراق بڑا امپورٹنٹ ہے, سیریا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, ٹرکی. یہ جب کولیکٹیو ایک اگر آرکیٹیکچر بنتا ہے اور اس میں بھی ایران شامل ہوتا ہے تو then there are likely chances کہ maybe 7-8 years down the line we may find some different situation. But as of now immediate is that war should end, اور یہ جو گریٹر اسرائیل ہے جو پراکسی جو مین اسپوائلر ہے اس کے عزائم کو روکا جائے اور اس کے بعد then they can improve upon and move forward. چلیں جی, آن دیٹ نوٹ ہم پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جنرل صاحب, ڈاکٹر صاحب اور امبیسڈر صاحب, تھینک یو ویری مچ پروگرام. اور یہ ہم دعا گو ہیں کہ جو آیت اللہ خامنہ کی جو آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں اس ٹائم پہ, کوئی جس طرح کے کل شام سے شروع ہو جائیں گی تو کوئی اسپوائلر کا کردار ادا نہ کرے, اسرائیل کو کنٹرول کر سکے, امریکہ کنٹرول رکھے اور اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے. آن دیٹ نوٹ ویل اینڈ ٹوڈیز پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.